हाय स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं में रासायनिक संयोजन के नियम, जिसको लाभ केमिकल कॉम्बिनेशन भी कहते हैं। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो 1 से 30 तक परमाणु क्रमांक हैं उन तत्वों के नाम याद करने हैं, साथ ही परमाणु क्रमांक याद रखना है और 1 से 20 तक के परमाणु भार अर्थात उनके एटॉमिक मास या परमाणु द्रव्यमान को याद करना है। क्योंकि जो लाभ केमिकल कॉम्बिनेशन रहता है अर्थात रासायनिक संयोजन का जो नियम है उसमें मुख्य रूप से ये परमाणु भार का ही उपयोग होता है। क्योंकि जो हमारे ये 5 नियम है रासायनिक संयोजन के, इसमें शुरू के जो 4 नियम है वो परमाणु भार पर आधारित है। अर्थात जो मैंने आपको बताया था कि 1 से 20 तक आपको परमाणु द्रव्यमान याद करना पड़ेगा, तब ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। और अगर याद नहीं करते हैं तो ये नहीं आ पाएगा, तो ज़रूर याद कर लें अगर याद नहीं कर पाए हैं तो। और इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अणु, सामान्य रूप से अणु क्या होता है, परमाणु क्या होता है, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पे पाए जाते हैं, तत्व क्या है, यौगिक क्या है, ये सब चीज़ें। तो जो रासायनिक संयोजन का नियम है, यह रासायनिक संयोजन का नियम जो पुराने वैज्ञानिक लोग थे उनके द्वारा दिया गया था। और यह नियम इस बात पर आधारित है कि जैसे हम छोटे छोटे जो कण होते हैं किसी भी पदार्थ के, उसको कहा जाता है परमाणु, और परमाणु जब मिलते हैं तो वो बना लेते हैं अणु। तो अणु किस प्रकार से मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं, अर्थात दो पदार्थ आपस में जुड़ जाते हैं, जुड़ने के बाद कैसे यौगिक का निर्माण होता है, अर्थात कैसे अणु बनते हैं, वो सब इसमें 5 नियम बताए गए हैं अलग अलग, जो कि पहले, और यही केमिस्ट्री का शुरुआत है। देखते हैं इसमें कौन कौन से नियम होते हैं और बारी बारी से सबको पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जिसको पदार्थ की अविनाशिता का नियम भी बोलते हैं हिंदी में। इसको अब जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनको सबसे ज़्यादा बात है कि उनको अंग्रेजी का शब्द याद करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इंटरनेट पे या जहाँ भी है जो हायर एजुकेशन है उनमें अधिकतर कंटेंट आपको अंग्रेजी में मिलेंगे, इसलिए अंग्रेजी के शब्द ज़रूर याद रखें, तब आपका जो भविष्य रहेगा वो बहुत अच्छा रहेगा और बहुत अच्छा आगे कुछ कर पाएंगे। तो पहला द्रव्यमान संरक्षण का नियम या पदार्थ की अविनाशिता का नियम, जिसको लाभ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलते हैं। दूसरा स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम है, जिसको लाभ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बोलते हैं। तीसरा है गुणित अनुपात का नियम, जिसको लाभ मल्टीपल प्रोपोर्शन बोलते हैं। चौथा है व्युत्क्रम अनुपात का नियम, जिसको लाभ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन कहा जाता है। पांचवा है गे-लुसाक का नियम, यह वैज्ञानिक का नाम है, गे-लुसाक लॉ, ये गैस के संबंध में है। अब ये जो 5 नियम दिए गए हैं कि कैसे जो अणु है वो आपस में जुड़ करके यौगिक का निर्माण करते हैं, कैसे परमाणु आपस में मिल करके अणु का निर्माण करते हैं, वो सब प्रक्रिया में जो शुरू के 4 नियम हैं, अर्थात ये पहले नंबर से चौथे नियम तक, यहाँ तक के ये चारों नियम द्रव्यमान पर, अर्थात जो परमाणु भार है, परमाणु भार या जिसको और क्या बोलते हैं, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान, इस पे आधारित है। और ये जो 5वां नियम है ये गैस के आयतन पर आधारित है, गैस के आयतन पे। अर्थात ये जो शुरू के 4 नियम है वो, इसमें परमाणु भार का उपयोग होने वाला है पूरा, और ये जो 5वां नियम है इसमें आयतन का उपयोग होना है। आयतन का अर्थ होता है कि कोई भी चीज़, पदार्थ कितना जगह घेरता है उसको कहा जाता है आयतन। तो इसमें हम आयतन के संबंध में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग द्रव्यमान संरक्षण का नियम या पदार्थ की अविनाशिता का नियम। अब हम पढ़ रहे हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम या पदार्थ की अविनाशिता का नियम, जिसको लाभ मास कंजर्वेशन या कंजर्वेशन ऑफ मास बोलते थे। अर्थात इसमें द्रव्य सुरक्षित रहता है या पदार्थ सुरक्षित रहता है। एक चीज़ और कि यहाँ पे पदार्थ जो होता है इसी को द्रव्य भी कहते हैं। तो बहुत सारे बुक में द्रव्य भी लिखा रहेगा। द्रव्य और द्रव में बहुत अंतर है। द्रव मतलब ये लिक्विड होता है, लेकिन द्रव्य मतलब इनका अर्थ होता है मैटर या पदार्थ, जो झांखा घेरे, जिसका अपना वजन हो। तो इनको ध्यान रखेंगे। पदार्थ और द्रव्य दोनों एक चीज़ है। मैं यहाँ पे पदार्थ शब्द लिया हूँ। इस नियम में क्या होता है कि जो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जब हम कराते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थ रहते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अभिकारक। और जो वो भाग लेने के बाद जो पदार्थ बनते हैं उनको बोलते हैं उत्पाद। जैसे मैं उदाहरण लेता हूँ कि ए और बी मैं अभिकारक लिया और इससे सी और डी बन गया, तो इस साइड पे जो चीज़ें लिखी जाती हैं उसको कहा जाता है अभिकारक। इसको अंग्रेजी में रिएक्टेंट कहते हैं, रिएक्टेंट। और इस साइड पे जो चीज़ें रहती हैं उनको कहते हैं उत्पाद, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो ये जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि जब हम कोई इस टाइप की अभिक्रिया कराएंगे तो उसमें जो ये अभिकारक की मात्रा होती है वो उत्पाद की मात्रा के हमेशा बराबर मिलती है।
तो इसी को दूसरे तरीके से ये भी बोल सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के समय पदार्थ न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। कहने का अर्थ है कि इनकी मात्रा समान रहती तो ऐसा लगता है कि पदार्थ समाप्त नहीं हो रहा है, पदार्थ हमको उतना ही मिल रहा है। तो ये इनका स्टेटमेंट है और ये चीज़ें आपको लिखनी है। देखिए, इसकी खोज की थी लेवोजियर ने। लेवोजियर को रसायन का पितामह भी कहा जाता है। इसको मैं फादर ऑफ केमिस्ट्री लिखा हुआ हूँ। और इनका स्टेटमेंट है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ था जिसको मैं लिखा हूँ अभिकारक का द्रव्यमान। ये मैं पहले ही बताया कि जो शुरू के 4 नियम है वो परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है, जिसके कारण आपको 1 से 20 तक परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान याद रखना होगा। द्रव्यमान अभिक्रिया के बाद बनने वाले पदार्थ। अब अभिक्रिया के बाद अर्थात ये भाग लेने वाले को बोलते हैं अभिकारक और इससे के बाद बनने वाले पदार्थ ये उत्पाद। देखिए लिखा हूँ, उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होता है, अर्थात पदार्थ का द्रव्यमान सुरक्षित रहता है। मतलब जितना अमाउंट हमने जितना मात्रा यहाँ लिया उतना ही मात्रा यहाँ मिलता है। अब उदाहरण देखिए यहाँ इसका अर्थ क्या होता है। आई होप ये चीज़ें आप समझ गए होंगे कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम या पदार्थ की अविनाशिता का नियम किसको कहते हैं। पदार्थ की अविनाशिता मतलब पदार्थ को नष्ट नहीं किया जा रहा है, सिर्फ उसका रूप इसमें से इसमें बदल दिया जा रहा है, तो उसको बोलते हैं पदार्थ की अविनाशिता, अर्थात वो नष्ट नहीं हो रहा है, ये कहा जा रहा है। या फिर द्रव्यमान संरक्षण अर्थात द्रव्यमान अभिकारक तरफ जितना द्रव्यमान है अर्थात इसका जो परमाणु भार है इस साइड का उतने परमाणु भार हमको यहाँ पे मिलेगा। तो हम क्या बोल सकते हैं एक प्रकार से इस नियम को कि अभिकारक की मात्रा, अभिकारक का द्रव्यमान या मात्रा, द्रव्यमान बराबर क्या होता है, उत्पाद का द्रव्यमान। अब उदाहरण के रूप में समझिए ये क्या कहता है। देखिए उदाहरण लिया मैं A+B अभिकारक लिया और C+D उत्पाद लिया। आपको हमेशा याद रखना है कि जो एरो होता है उसके इस साइड पे जो चीज़ें रहती है उसको अभिकारक कहते हैं और इस साइड पे जो चीज़ें रहती है उसको उत्पाद कहते हैं। तो ये नियम यह बोलता है, जिसको लेवोजियर ने दिया था, कि अभिक्रिया कोई रासायनिक अभिक्रिया जब चलती है तो उसमें जो पदार्थ भाग लेते हैं अर्थात अभिकारक जो होते हैं इनका जो द्रव्यमान रहता है उतना ही द्रव्यमान हमको ये अभिक्रिया के बाद जो बनने वाले पदार्थ हैं अर्थात उत्पाद उसके बराबर होता है, जिसको मैंने इस फॉर्म में लिखा कि अभिकारक का द्रव्यमान हमेशा उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होता है। इसी को द्रव्यमान संरक्षण का नियम, अर्थात जितना यहाँ था उतना ही यहाँ मिला, तो हम ये समझ लेते हैं कि द्रव्यमान वहाँ पर नष्ट नहीं हो रहा है, सुरक्षित है, संरक्षित है। तो इनको इन दोनों के फॉर्म में आप लिख सकते हैं इस तरीके से परिभाषा के रूप में। अब उदाहरण में देखिए A+B से मैं C+D बनाया। अब मान लो मैं A का लेता हूँ चूँकि हमारा द्रव्यमान है, जैसे मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होगा, हीलियम का परमाणु द्रव्यमान 4 होगा, क्रमांक इसका 2 होता है, परमाणु क्रमांक 2 लेकिन द्रव्यमान 4। तो मैं पहले बताया कि द्रव्यमान आपको याद करना पड़ेगा। लिथियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 7, तो वही। अब ये सब ग्राम में होते हैं वास्तव में, क्योंकि वजन है तो वजन वाली चीज़ें ग्राम किलोग्राम में होती है। चूँकि जो परमाणु होते हैं वो बहुत छोटे आकार के होते हैं, इस कारण इनको हम ग्राम में लिखेंगे इनका वजन। अब जैसे मैं मान लो A का 10 ग्राम ले लिया उदाहरण के तौर पर और B का मैं ले लिया मान लो 12 ग्राम। तो इससे अब देखिए टोटल को यदि मैं जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा, 10 10 20 तो 22 ग्राम होगा। इस साइड पे ये क्या था, ये अभिकारक था। अब इस साइड पे जो C और D है इसमें मान लो मैं इसको ले लिया 11 ग्राम C को, तो हमको यहाँ पे क्या मिलने वाला है वो समझ में आ गया होगा। क्या मिलने वाला है का अर्थ है कि यहाँ इस साइड पे देखिए 22 ग्राम है तो इस साइड पे भी 22 ग्राम होना चाहिए। अर्थात हमने क्या पढ़ा है कि अभिकारक की मात्रा, उत्पाद की मात्रा अर्थात इसका द्रव्यमान, द्रव्यमान को मात्रा भी बोलते हैं और द्रव्यमान भी कहा जाता है, दोनों चीज़ कहा जाता है और भार भी कहा जाता है। तो इसको याद रखेंगे शब्दावली को। तो इस साइड पे जैसे मान लो 10 ग्राम लिया मैं A को, इधर लिया 12 ग्राम, टोटल हो गया 22 ग्राम, अर्थात अभिकारक की मात्रा 22 ग्राम हो गई। तो इस साइड भी हमको उत्पाद कितना मिलने वाला है, 22 ग्राम। चाहे ये कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए का अर्थ है कि ज़रूरी नहीं है ये 10 ग्राम है तो यहाँ भी 10 ग्राम रहे और ये 12 ग्राम है तो ये वाला भी 12 ग्राम रहे। इसमें क्या है, इनके रूप बदल जाते हैं, इनका वजन अलग अलग हो जाएगा, लेकिन टोटल जब हम लोग करेंगे इनका वजन तो टोटल में हमको जितना इधर रहेगा उतना ही इधर मिलने वाला है। तो यहाँ पे मैं इसलिए क्वेश्चन मार्क लगाया था कि इस नियम से हमको ये पता चलता है कि जितना मात्रा इस साइड पे रहेगा अभिकारक का द्रव्यमान उतना ही हमको उत्पाद का द्रव्यमान मिलता है। ये क्या था, एक उदाहरण था सरल सा। और दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, इसको आप लिख लीजिए 1 2 3।
हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल में क्या है, मैं मेथेन लिया, मेथेन का रिएक्शन का ऑक्सीजन से हमको मिल गया कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर, ये रिएक्शन मिलता है। कोई भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। मैं यहाँ पे ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो अभिकारक का द्रव्यमान रहता है वो उत्पाद के द्रव्यमान के हमेशा बराबर रहता है, इस नियम के हिसाब से, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के हिसाब से। अब देखिए इसका जो कार्बन का है CH4, इसका यदि हम पहले तो हम रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बन 1, यहाँ भी एक क्लियर है, हाइड्रोजन 4, यहाँ पे कितना है 2 है, तो मैं कितना का गुणा करूँगा 2 का, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4। अब देखिए ऑक्सीजन 2, अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2, और ये 2 4, तो क्या करूँगा यहाँ पे मैं ऑक्सीजन में 2 का गुणा कर दूँगा। अब ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब हम इसमें द्रव्यमान निकालते हैं CH4 का। द्रव्यमान निकालने के लिए क्या करेंगे, इस तरीके से लेंगे, पहले कार्बन की संख्या कितनी है 1 है, तो मैं 1 लिखूँगा, इंटू इसका द्रव्यमान कितना होता है 12। कैसे हमने जाना, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6 और परमाणु द्रव्यमान होता है 12। ये मैं जो लिखाए थे इसके पहले वीडियो में, वो याद रखना है आपको, वहाँ से मैं ये ले रहा हूँ 12। अब ये जो बीच में है गैप, ये वाला खाली जगह, तो उसके लिए हम प्लस का निशान रखेंगे, मतलब 2 अणुओं के बीच का जो जगह उसके लिए प्लस, और साथ में ये 1, क्योंकि ये इसका संख्या कितना है 4, तो इसलिए 4, और इसका द्रव्यमान होता है 1, परमाणु द्रव्यमान हाइड्रोजन का, तो इस हिसाब से हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 और 4 16, यह आएगा 16 ग्राम। इसी प्रकार अब हम इस चीज़ को लिख देते हैं किसके साथ, CH4 के साथ। देखिए लिख दिया मैंने 16 ग्राम। अब 2O2 ऑक्सीजन के 2 हैं, तो अब इसको हम कैसे करेंगे, 2 दूनी 4, मतलब 4 ऑक्सीजन है यहाँ पे, तो ऑक्सीजन की संख्या 4 और 1 ऑक्सीजन में कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 चौक कितना हो जाएगा 64, तो इसका आ जाएगा 64 ग्राम। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16, क्रमांक तो है इसका 8, लेकिन द्रव्यमान क्या है इसका है 16, तो हम द्रव्यमान को ले रहे हैं, तो 16 चौक 64, ये 4 कहाँ से आया, 2 दूनी 4, 4 ऑक्सीजन है, इस वजह से 4 × 16, तो टोटल आ जाएगा 64 ग्राम। अब इसको हम यदि टोटल करें इस तरीके से तो कितना हो जाएगा, ये तो 64 है और ये 16, तो 64 और 16, 6 4 10, 6 2 8, 80 ग्राम। इस साइड पे आया 80 ग्राम। अब देखिए इस यहाँ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड का निकालने के लिए क्या करेंगे, कार्बन 1 और ये 12, बीच का गैप प्लस करेंगे, ऑक्सीजन कितना है 2 है, इसका होता है 16, तो 16 दूनी 32 और 12 कितना होगा टोटल 44। ये कैसे निकाला, ये द्रव्यमान है किसका, इस ऑक्सीजन का 1 का, चूँकि 2 है इसलिए 2, दोनों के बीच का गैप प्लस कर दिया, मतलब दोनों अलग अलग हैं इसलिए बीच में प्लस, इसका 1 का होता है 12 इसलिए 1 × 12 कर दिया, तो ये कितना आएगा 44 ग्राम। अब इस पे चलते हैं हम लोग, ये है वाटर 2H2O। एक H2O जो होता है इसका पहले निकाल लेते हैं। देखिए हाइड्रोजन का संख्या 2 × 1 प्लस इसकी संख्या 1 × 16, ये 1 क्या है इसका द्रव्यमान है, 2 क्या है इसकी संख्या, और ये इसमें 1 क्या है, ये इसका 1 और इसके साथ जो 16 है इसका परमाणु द्रव्यमान, तो 16 तो कितना हो जाएगा 18, चूँकि 1 वाटर का 18 था तो 2 वाटर का कितना हो जाएगा 36, 18 × 2 करूँगा तो कितना हो जाएगा 36 ग्राम। अब देखो इनको जोड़ते हैं, जोड़ने पे क्या आएगा 44 36, 6 4 10 के 0, हासिल 1 4 4 8, 80 ग्राम आया। ये था अभिकारक का द्रव्यमान और ये था क्या उत्पाद का द्रव्यमान। तो आई होप ये आप द्रव्यमान संरक्षण का नियम समझ गए होंगे कि जितना मात्रा हम अभिक्रिया के प्रारंभ में लेते हैं उतना ही हमको अभिक्रिया के बाद मिल जाता है। तो ये इसका प्रूफ है। अब और किसी भी रिएक्शन में आप ले सकते हैं। इस चीज़ को आप खुद से बना के देखिए। ये उदाहरण मैं दे रहा हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको आपने और छोटे छोटे कक्षाओं में देखा होगा कई बार। CaCO3, ये CO2 और ये CaO कैल्शियम ऑक्साइड। इसका भी आप बना, ये अभिकारक हो गया, इधर उत्पाद हो गया। इसमें कैल्शियम का कितना हो जाएगा 40, इसका हो जाएगा 12, इसका 16 × 3 कर लेंगे। जैसे जिस तरीके से मैं कर रहा था इसको आप बना के देखिए, समझ में ना आया तो बताएं। बिल्कुल ये बहुत इजी है कि दोनों तरफ कितना कितना मान आता है,
उसको आप निकाल के इसी तरीके से जोड़ लीजिए। जैसे अब ये है तो इसको हम ऐसा, चूँकि दो चीज़ें थी इसलिए हमने जोड़ दिया। अब ये अकेले है तो इसको हम सबको एक साथ जोड़ देंगे और इनको दोनों को जोड़ेंगे ऐसे, इस तरीके से। इनको निकाल के देखिए, आपका होमवर्क है। इस नियम का अपवाद है, अपवाद या बोल सकते हैं सीमाएं, या और इसको बोल सकते हैं कमी। ये तीनों चीज़ बोल सकते हैं किसका? द्रव्यमान संरक्षण नियम का सी। जो नाभिकीय अभिक्रिया होता है, नाभिकीय अभिक्रिया इस नियम का पालन नहीं करते, इस नियम का पालन नहीं करते। नाभिकीय अभिक्रिया में देखा गया है कि जो बड़े नाभिक होते हैं, अर्थात जैसे परमाणु बम हो गया, उदाहरण दे दिया मैं, परमाणु बम या फिर हाइड्रोजन बम, ये सब में क्या होता है, जो परमाणु रहता है इसका जो नाभिक रहता है इस पे अभिक्रियाएं होती है। तो ये नाभिक में जब अभिक्रियाएं होती है तो क्या है, इससे जो नाभिक का अर्थात जो परमाणु का द्रव्यमान रहता है वो द्रव्यमान घट के ऊर्जा के रूप में बढ़ जाता है, और ऊर्जा आइंस्टीन के नियम के अनुसार E=mc² के फॉर्म में बढ़ता है। अर्थात जो ये द्रव्यमान रहता है, ये द्रव्यमान इस ऊर्जा के रूप में उड़ जाता है, जिससे जो द्रव्यमान रहता है अर्थात वजन रहता है परमाणु का, वो हमको घटा हुआ मिलता है। और हमने नियम क्या पढ़ा है कि जितना हम अभिकारक लेंगे उतना ही हमको उत्पाद मिलेगा। तो सिर्फ नाभिकीय अभिक्रिया के लिए यह नियम काम नहीं करता, बाकी 99% जो उदाहरण है उस पर काम करता है, सिर्फ इस रिएक्शन के लिए काम नहीं करता। अर्थात जो रेडियो एक्टिव तत्व रहते हैं, एलिमेंट्स रहते हैं, उन पे यह नियम काम नहीं करता। वहाँ पे जो द्रव्यमान रहता है वो परमाणु, जैसे परमाणु बम हो गया, जो भी उससे बम बनाए जाते हैं, जो रेडियो एक्टिव तत्व रहते हैं, वहाँ पे द्रव्यमान हमको हमेशा जो उत्पाद का द्रव्यमान है वो कम मिलता है। द्रव्यमान कम इसलिए मिलता है क्योंकि जब विस्फोट होता है, जैसे परमाणु बम विस्फोट होता है, तो विस्फोट होने के बाद जो द्रव्यमान रहता है परमाणु का, वो कुछ न कुछ ऊर्जा के रूप में बदल जाता है। और ये आइंस्टीन के नियम से इसको बताया जाता है कि जो द्रव्य होता है अर्थात जो पदार्थ की मात्रा होती है कुछ न कुछ मात्रा में ऊर्जा के रूप में उड़ जाती है, जिससे हमको अभिकारक की अपेक्षा उत्पाद का जो मात्रा रहता है वो कम मिलता है नाभिकीय अभिक्रिया में। अब हम पढ़ेंगे दूसरा, स्थिर अनुपात का नियम। द्रव्यमान संरक्षण नियम के बाद पढ़ रहे हैं स्थिर अनुपात का नियम, या फिर बोल सकते हैं निश्चित अनुपात का नियम। कोई भी यौगिक जब बनाया जाता है, अब यौगिक किसको कहते हैं? जो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बने। तो कोई भी यौगिक जो बनाया जाता है तो उस यौगिक में जो तत्व रहते हैं, उन तत्वों का जो परमाणु भार होता है वो हमेशा निश्चित होता है। अब एग्जाम्पल के तौर पर समझा, जैसे एग्जाम्पल लिया मैं कि जैसे हाइड्रोजन है, इसको मैंने ऑक्सीजन से क्रिया करा दिया। अब इसमें मैंने बना दिया पानी, H2O बना दिया, मतलब H2 और O2 लेके H2O बना दिया इस तरीके से। अर्थात मैंने क्या किया, तत्व लिया और तत्व से बना दिया यौगिक। तो यही जो रीचर है वो ये कहते थे स्थिर अनुपात का नियम में कि जब यौगिक बनाया जाता है तो जो यौगिक होते हैं उसमें जो ये तत्व होते हैं, अर्थात जो ये H2O है, इसको जब बनाया गया तो इसमें जो ये तत्व हैं हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, इन तत्वों का द्रव्यमान अर्थात परमाणु द्रव्यमान हमेशा निश्चित रहेगा इस वाटर में। चाहे मैं वाटर को कैसा भी बनाऊँ, कहने का अर्थ है कि चाहे मैं वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्रिया करके बना दूँ या फिर किसी और तरीके से बना दूँ वाटर को। तो किसी और तरीके से बनाने का अर्थ है कि जैसे मैं CH4 को ऑक्सीजन से क्रिया करा के इस तरीके से भी वाटर बना सकता हूँ। तो वाटर यहाँ भी बन गया और वाटर यहाँ भी बन गया। तो दोनों जो वाटर बने हैं इसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इनका जो परमाणु द्रव्यमान है वो फिक्स है। कैसे फिक्स है, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2, तो मैं क्या करूँगा 1 × 2 लिखूँगा, अर्थात इनकी संख्या 2 है इसलिए इसका परमाणु द्रव्यमान 1 है इसलिए। और यहाँ कितना है 1, मतलब इसका परमाणु द्रव्यमान होता है 16 और इसकी संख्या कितनी है 1। तो इस तरीके से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 2 ग्राम और इसको क्या लिख सकता हूँ 16 ग्राम। अर्थात H2O में हाइड्रोजन कितना है 2 है और इसका ऑक्सीजन का कितना है 16 है। तो इस अनुपात को बोला जा रहा है कि यह अनुपात निश्चित रहेगा वाटर में। अर्थात इसको मैं और सरल कर दूँ तो क्या होगा 2 × 2 और 2 × 8 16। तो चाहे मैं जल झील का लूँ, नदी का लूँ, या फिर जल में मीथेन और इस ऑक्सीजन से क्रिया करके बना दूं, या फिर जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्रिया करके बना दूं, ये जो जल रहेगा इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, उनका रेशियो हमेशा ऐसा ही रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि मैं जल कहीं गटर से निकाल दिया या कूड़े करकट से या किसी समंदर से निकाल दिया तो उसमें ये मान बदलने वाला है, ये मान कभी नहीं बदलेगा। तो आई होप ये चीज़ें आप समझ गए होंगे कि
अब सिर्फ इसी का केस नहीं है, किसी का भी हो सकता है। जैसे मैं दूसरा उदाहरण लेता हूँ, ये तो पहला हो गया। ये चीज़ें आप नोट कर लेंगे पेपर के लिए कि देखिए जो चीज़ मैं बोल रहा था वही है कि इसको दिया था जोसेफ प्राउस्ट ने 1799 में। देखिए किसी भी यौगिक में प्रत्येक तत्वों का द्रव्यमान हमेशा निश्चित या स्थिर होता है, चाहे वह यौगिक किसी भी स्रोत से लिया जाए। किसी भी स्रोत का अर्थ ये है, पहला उदाहरण लिया कि मैं जैसे वाटर बनाना चाहूँ या वाटर लूँ, तो चाहे झील का लूँ, नदी का लूँ, नाले का लूँ, या फिर मैं मेथेन से वाटर बना दूँ, ऑक्सीजन का क्रिया करा के, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्रिया करा के वाटर बना दूँ। तो इस टाइप का में जो वाटर मिलेगा, इसका यदि हम रेशियो निकालें, अर्थात इनके परमाणु द्रव्यमान का अनुपात निकालें, तो परमाणु द्रव्यमान का अनुपात हमेशा हमको 1:8 मिलेगा, चाहे यहाँ निकालूँ इस वाटर का या फिर यहाँ निकालूँ इस वाटर का। तो ये हमेशा निश्चित रहता है। ये कहना है कि इनका जो प्राउस्ट है उनका स्थिर या अनुपात का नियम है इसमें। ये तो पहला था। दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड। अब यदि मैं कार्बन डाइऑक्साइड का लेना है तो मैं कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बना सकता हूँ? कार्बन का ऑक्सीजन से क्रिया करके भी कार्बन डाइऑक्साइड मेरे को मिल सकता है। CH4 को ऑक्सीजन से क्रिया करा के यहाँ से भी कार्बन डाइऑक्साइड मिल सकता है। वाटर तो मिलता ही था। या फिर हम प्रकाश संश्लेषण में जाएं, या फिर ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, ये C6H12O6, इसका ऑक्सीजन से क्रिया करा दूँ तो यहाँ से भी हमको कार्बन डाइऑक्साइड मिल सकता है। तो चाहे यहाँ का कार्बन डाइऑक्साइड हो या इस जगह का कार्बन डाइऑक्साइड या इस जगह का, ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो रिएक्शन पे हमको यहाँ बैलेंस का ध्यान नहीं देना है। मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड हम चाहे कहीं भी सोर्स से लें, यहाँ जो कार्बन है, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, यह यौगिक है। किन से बना है? कार्बन व ऑक्सीजन जो तत्व हैं इनसे बना है। तत्व के से जो बनते थे, दो या दो से अधिक तत्वों से, उनको क्या बोलते थे? यौगिक। तो कोई भी यौगिक जब बनाया जाएगा किससे? किन्हीं भी तत्वों से, तो जो तत्वों के द्रव्यमान है ये द्रव्यमान हर यौगिक में फिक्स रहेंगे, चाहे कोई भी रहे। अब देखिए इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के केस में कार्बन का कितना हो जाएगा? संख्या 1 है तो इसलिए 1, और इसका द्रव्यमान होता है 12। यहाँ ऑक्सीजन का देखूँ तो इसका संख्या कितना है? 2, और इसका होता है 16। तो इसको मैं क्या कर दूँ, ये हो गया 12 ग्राम, और ये कितना हो गया? 32 ग्राम। इस तरीके से यदि हम इसका अनुपात देखें कार्बन का, तो कार्बन का 12 आता है यहाँ पे, और इसका आता है 32। अब इसको और सरल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखिए 4 या 12 और 4 8 कितना होता है? 32। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड में हमेशा जो अनुपात आने वाला है वो हमको 3:8 मिलने वाला है। किसका? इनके द्रव्यमान का। कार्बन का हमेशा द्रव्यमान कार्बन डाइऑक्साइड में 3 रहेगा, उसका 8 रहेगा। ये कैसे निकाल रहे हैं हम? इनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। तो ये द्रव्यमान हमेशा निश्चित रहेंगे, फिक्स रहेंगे, ये बताया गया था प्राउस्ट के द्वारा, ये स्थिर अनुपात के नियम में। लेकिन इसमें भी अपवाद है, इसकी कमी या सीमाएं, या फिर बोल सकते हैं अपवाद। बाद में क्या है? समस्थानिक का खोज हुआ। समस्थानिक को आइसोटॉप बोलते हैं, मतलब परमाणु क्रमांक समान रहते हैं। परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान अलग, उनको कहा जाता है समस्थानिक। तो आधुनिक रसायन में जब क्या है, समस्थानिक का खोज हो गया, तो खोज होने के बाद इनका जो नियम था वो स्पेशली हाइड्रोजन के केस में या कार्बन के केस में गलत हो गया। जैसे हाइड्रोजन के, इसके 3 समस्थानिक होते हैं। एक तो ये होता है, इसको बोलते हैं प्रोटियम, इसके बारे में हम और पढ़ेंगे डिटेल में बाद में। इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, और इसको बोलते हैं ट्राइट्रियम। ये तो पाया जाता है 90 से 95% तक, बाकी पाए जाते हैं कम। इसके देखिए ये क्रमांक है इनके, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है ना, इसलिए। लेकिन तीनों के द्रव्यमान अलग अलग हैं। अब चूंकि हम इस नियम में द्रव्यमान के आधार पर कैलकुलेशन कर रहे हैं, अब सोचिए मैं वाटर लूँ और इस वाटर में मैं यदि इसका प्रयोग कर दूँ, ये सामान्य रूप से ये हाइड्रोजन था इसका, तो यहाँ तो परमाणु द्रव्यमान कितना है? 1 है। तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा? 1 × 2, और इसका तो रहेगा 16 × 1, मतलब 1 × 16 लिख सकते हैं इसको। 1 × ऐसा ही लिखेंगे 16 × 1, तो ये हो जाएगा 16 ग्राम, ये हो जाएगा 2 ग्राम। अब इस केस में यदि मैं इस हाइड्रोजन, अब इसके जगह पे इसी वाटर को लेके इस हाइड्रोजन का उपयोग कर दूँ, तो यहाँ पे क्या आने वाला है? देखो यहाँ पे द्रव्यमान कितना है? बताया था कल कि इसके पहले वीडियो में कि द्रव्यमान हमेशा ऊपर लिखे जाते हैं और क्रमांक हमेशा नीचे लिखे जाते हैं। बारी बारी से सीखेंगे हम लोग। लिखने का तरीका ये है कि मान लो मैं लिखता हूँ सोडियम, तो परमाणु क्रमांक को मैं यहाँ लिखूँगा साइड पे,
परमाणु क्रमांक को यहाँ साइड पे लिखूंगा और द्रव्यमान को यहाँ, जैसे मैग्नीशियम लिखता हूँ तो ये 12, ये 24, एल्युमिनियम लिखूँ तो ये 13, ये 27, ऐसा द्रव्यमान ऊपर में रहेगा इस साइड पे या फिर इस साइड पे। तो अब जैसे मैं ये वाला हाइड्रोजन उपयोग करूँ जिसका द्रव्यमान कितना है 2 है, इसको ड्यूटेरियम बोलते हैं। इसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है मंदक के रूप में। तो ये इसका यदि उपयोग करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, संख्या तो 2 है लेकिन इसका द्रव्यमान भी अब क्या हो गया 2। अब ऑक्सीजन उतना ही है जितना पहले था, 16 × 1, तो ये कितना आ गया 4 ग्राम आया और ये आ गया 16। तो देखो अंतर दिखने लगा, इसमें 4:16 में आ रहा है, यहाँ पे कितना में आ रहा है 2:16। तो इस नियम का यही कमी है कि जब किसी तत्व के समस्थानिक उपलब्ध हों, अर्थात कोई यौगिक बना रहे हैं, जैसे इसी वाटर को हमने बनाया है, एक बार हमने बना दिया मूल जो हाइड्रोजन हम पढ़ते हैं जिसका द्रव्यमान 1 होता है उससे, तो ये आता है अर्थात 1:8 में आता है। लेकिन जब समस्थानिक का उपयोग कर दिया हमने, तो इस समस्थानिक के उपयोग में मैंने जब इस हाइड्रोजन को लिया, इसको भी ले सकते थे, जरूरी नहीं है यही, तो मैंने जब इसको ले लिया तो ये क्या आ गया 1:4 में आ गया, 4 × 4, 4 × 16। तो ये अंतर दिखता है इसमें, तो यही कमी है। इसके अलावा कार्बन से भी कर सकते हैं हम लोग, तो बस इतना ही है। कमी या सीमाएं में ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। अब हम इसके बाद तीसरा नियम पढ़ेंगे, गुणित अनुपात का नियम। हम तीसरा पढ़ रहे हैं गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात के नियम में को जॉन डाल्टन ने दिया था। उनका ये कहना था कि जब हम 2 तत्वों को मिलाकर बहुत सारे यौगिक बनाए, अर्थात दो तत्वों से 2 या 2 से अधिक यौगिक बना लें, जिसमें से एक तत्व को क्या करें फिक्स कर दें, मतलब एक तत्व की जो द्रव्यमान है उसको निश्चित रखें और दूसरे तत्व के द्रव्यमान को बार बार बदलते जाएं। तो जो तत्व के द्रव्यमान बार बार बदले गए हैं उन तत्वों का यदि हम अनुपात निकालें तो वो अनुपात हमको एक सरल अनुपात मिलता है। सरल अनुपात कहने का अर्थ है कि वो हमको दशमलव के रूप में नहीं मिलेंगे, उनके अंक है मान, वो कंप्लीट नंबर मिलेंगे हमको, होल नंबर या पूर्णांक जिसको बोलते हैं वो। तो चलिए उदाहरण के आधार पर इसको समझते हैं कैसे होता है। देखिए जो गुणित अनुपात का नियम है इसको दिया था जॉन डाल्टन ने 1803 में। मैं जो बता रहा था वही चीज़ है, जब 2 तत्व आपस में संयोग या क्रिया करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बना ले, जबकि एक तत्व का निश्चित द्रव्यमान से दूसरे तत्व का अलग अलग द्रव्यमान संयोग करे, तब दूसरे तत्व के द्रव्यमान में एक सरल अनुपात प्राप्त होता है। ये चीज़ें आपको याद करनी है, समझ में तो ज़रूर आ जाएगा एग्जाम्पल, लेकिन पेपर के लिए याद भी करनी है, क्योंकि एग्जाम्पल के आधार पर पेपर में पूछा जाता है कि आप उदाहरण कौन से नियम का पालन करता है। तो इसमें ये बोलना क्या चाह रहा है कि जैसे मैंने कोई 2 तत्व ले लिया और इनको मिला के कोई यौगिक बना दिया। जैसे पहला यौगिक बना दिया AB, उसके बाद अगला यौगिक बना दिया AB2, अगला यौगिक बना दिया AB3, अगला बना दिया AB4, अगला बना दिया AB5, ऐसे। तो इन्हीं को कहा जा रहा है कि जब 2 तत्व आपस में क्रिया करके या संयोग करके, मतलब जोड़कर 2 या 2 से अधिक यौगिक बना ले इस तरीके से, जिसमें से एक का जो द्रव्यमान है, अर्थात ये देखिए ए को मैं सब में एक जैसे रखा हूँ, ये फिक्स रखा जाए और अगले को बार बार बदल दिया जाए, मतलब अगले का जो द्रव्यमान है वो बदलते रहे। तो जो जिनका द्रव्यमान बदल रहा है इनका यदि हम अनुपात निकालें, जैसे इसका है तो ये 1 हो जाएगा, इसके लिए 2, इसके लिए क्या आ जाएगा 3, इसके लिए आ जाएगा 4, इसके लिए क्या आ जाएगा 5। यह अनुपात एक सामान्य या सरल अनुपात रहता है। सरल अनुपात मतलब हमको ये कंप्लीट नंबर मिलेगा, ऐसा नहीं है कि 1.5 या फिर 2.1 या फिर 0.5, इस टाइप ऐसे पॉइंट के फॉर्म में नहीं आएंगे, ये कंप्लीट नंबर आएंगे। इनको कहा जा रहा है सरल अनुपात। ये तो था एक सामान्य एग्जाम्पल। अब दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे ये मैं लिया पहला, दूसरा ले रहा हूँ। जैसे मान लो मैं कार्बन और ऑक्सीजन को मिला दिया, क्रिया करा दिया 2 तत्व। देखिए जब 2 तत्व आपस में क्रिया करके अर्थात जोड़कर 2 या 2 से अधिक यौगिक बना लें इस तरीके से, अब इसको मैं कई बार लिख सकता था लेकिन आपको समझाने के लिए एक साथ लिख दिया हूँ। ए बी लिखा हूँ, ये 1 है एक प्रकार से, 2 3 4 5 यौगिक बनाते हैं। जबकि एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान, ये देखिए निश्चित रखा हूँ, से दूसरे तत्व का अलग अलग द्रव्यमान, दूसरे तत्व को देखिए बदल दिया हूँ, सबको संयोग करें तब दूसरे तत्व के द्रव्यमान में एक सरल अनुपात होता है। अर्थात इनके द्रव्यमान में जो दूसरे नंबर का तत्व है उनमें उनका यदि अनुपात निकालें तो ऐसा निकलता है। अब देखो कार्बन ऑक्सीजन का को क्रिया करा के मैं बना सकता हूँ कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड में यदि मैं अनुपात निकालूँ तो कार्बन का कितना होता है, परमाणु द्रव्यमान 12, और इसका कितना होता है, इसका होता है 16,
अब कार्बन डाइऑक्साइड में यदि निकालूँ तो क्या आ जाएगा 12 अनुपात कितना हो जाएगा 32। तो ये देखिए ये तो कॉमन है दोनों में, कार्बन ये फिक्स है, स्थिर, मतलब एक तत्व स्थिर रहे, अगले तत्व के द्रव्यमान बार बार बदलते रहे, मतलब निश्चित ना रहे। तो इनका जो अनुपात है वो सरल अनुपात आने वाला है। मतलब इनका देखिए, मतलब इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन को, तो ये 16 अनुपात क्या लिखूँगा मैं 32 लिखूँगा इनके अनुपात को। तो ये इसको और क्या ले सकते हैं सरल 1:2। तो इनको कहा जा रहा है सरल अनुपात में प्राप्त होता है। ये इनके नियम हैं छोटे छोटे। आई होप ये एग्जाम्पल आप समझ पा रहे होंगे आसानी से। वीडियो रिवाइंड कर करके देखें तो और इजीली समझ में आ जाएगा किनका अनुपात निकालना है वो चीज़ें। ये तो दूसरा एग्जाम्पल था। अब मैं तीसरा एग्जाम्पल लेता हूँ। तीसरा एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं, मान लो सल्फर लिया, इसको ऑक्सीजन से क्रिया करा दिया तो हमको मिलेगा सल्फर डाइऑक्साइड और मिलता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब इससे क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड का देखिए यह है 32, सल्फर का परमाणु द्रव्यमान होता है 32 इसलिए, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो 16 गुणित 2 करूँगा तो क्या आ जाएगा 32 आएगा। देखिए एक ऑक्सीजन का कितना होता है परमाणु द्रव्यमान 16, चूँकि इनकी संख्या 2 है तो ऐसा कर दिया तो कितना आ गया 32। तो वही मैं पहले ही बताया आपको, परमाणु द्रव्यमान 1 से 20 तक याद करना ही है तभी आएगा समझ में। अगला है SO3, इसको लिया 32, इसको 16 गुणित 3 करूँगा तो क्या हो जाएगा 16 3 48। तो इनका अनुपात ये O2 और O3 का ये तो फिक्स है। तो ये जो अलग अलग मिल रहे हैं इन तत्वों का जो अनुपात होता है वो सरल अनुपात में मिलता है ऐसे। अब देखिए इसको और कितना सरल कर सकते हैं, 16 दूनी 32, 16 3 48, 2:3। इससे सरल अब नहीं हो सकता, तो ये सरल अनुपात है। ये तो था हमारा तीसरा एग्जाम्पल। चौथा एग्जाम्पल, मतलब ये कंप्लीट नंबर मिलेगा, दशमलव के फॉर्म में नहीं मिलेगा, 0 या 1.5 1.2 इस फॉर्म में। इसको कहा जा रहा है सरल अनुपात। इसको अंग्रेजी में इंटीजर कह देते हैं, होल नंबर कह देते हैं। अब देखिए जो आपके पुस्तक में दिया है वो एग्जाम्पल, जो भी प्रकाशन का आप रखे होंगे उसमें, जब नाइट्रोजन को ऑक्सीजन से क्रिया कराया जाता है तो इतनी सारी चीज़ें बनती है, N2O, N2O2, N2O3, N2O4 और है N2O5। मतलब ऐसा है देखिए, N2O इसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, इसको हंसाने वाली गैस भी कहते हैं। N2O2 इसको डाई नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बोलते हैं, या इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड NO के फॉर्म में, 2 एकम 2 पढ़ लेंगे तो N2O3, N2O4, इसको NO2 भी बोल सकते हैं, N2O5। इनका नाम क्या होगा डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, 3 है इसलिए ट्राई और 2 है इसलिए डाई, डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड बोल सकते हैं, मोनोऑक्साइड, या इसी को बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, हंसाने वाली गैस। अरे ये है नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। अब देखिए इसमें सब में कॉमन क्या है, इनका यदि हम रेशियो निकालें सबका, ये जो लिखा हो इनका, तो कैसे निकलेगा। देखिए नाइट्रोजन का होता है परमाणु द्रव्यमान 14, और चूंकि 2 नाइट्रोजन है तो कितना लिखूंगा 14 गुणित 2 बराबर क्या हो जाएगा 28, तो लिखूंगा 28। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, इसलिए 16। इसमें देखिए 28 अनुपात कितना हो जाएगा 32, क्योंकि 2 इसमें है, इसमें 28 अनुपात 48, इसमें 28 अनुपात, ये मैं गुणा कर रहा हूँ बस सीधा, 16 गुणित 4 28 अनुपात 80। अब ये जो अंतिम वाले हैं ये वाले, इनका हम अनुपात निकालेंगे 16 32 48 64 80। देखिए 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 3 48, 16 चौक 64, 16 पंचे 80, ये सरल अनुपात है। अर्थात एक का परमाणु द्रव्यमान यदि हम निश्चित रखें और दूसरे का द्रव्यमान बदल के इनका क्रिया करा के यौगिक बना दें, तो ये जो जिनका द्रव्यमान हम बदल रहे हैं उनका यदि हम अनुपात निकालें तो वो इस टाइप से सरल अनुपात में मिलेंगे। इसी को कहा जाता है गुणित अनुपात का नियम। उम्मीद करता हूँ कि उदाहरणों से आप अच्छा से समझ गए होंगे इन तीनों नियमों को। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे चौथा नियम, व्युत्क्रम अनुपात का नियम, रेसिप्रोकल लॉ।